राज एनआर के भी और इस वक्त मैं हूं एडवोकेट प्रदीप गंभीर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और मैं आया हूं वापस बड़े दिनों के बाद। आप सबसे माफ़ी और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आजकल तो गणपति का सीजन है सर, गणपति आए हुए हैं। सब लोगों को ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सारी दुनिया के मतलब उनको दुख हरता बोलते हैं, सारी दुनिया के दुख हर ले, और विघ्न हरता बोलते हैं उनको। जो विघ्न बाधा है सबके मार्ग में कुछ भी है उसको हटा ले। लेकिन एक चीज़ याद रखें प्रदीप जी, गणपति जो हैं वो बड़े शरारती हैं। कभी कभी जान करके कोई ना कोई तकलीफ दे देते हैं, ये जानते हुए कि आपके पास ताकत है उस तकलीफ को ख़त्म करने के लिए। ये भी याद रख लीजिएगा। तो and of course this is a great season for us because if you remember we actually started the live telecast of all the Ganpati mandals. We started the competition. You started everything right from Lal Bagh Cha Raja. Way back in 98, 99 we started that. और लाल बाग का राजा सबसे पहले लाइव ट्रांसमिशन हम लोगों ने शुरू किया, और गणपति मंडल्स का जो कंपटीशन होता था वो भी हम लोगों ने शुरू किया, अगर आपको याद हो। काफी देर तक चला। फेस्टिवल कवरेज आपने शुरू किया, एंटायर मीडिया जो बात करोगे, इंक्लूडिंग दही अंडी, गणपति तो किए आपने, दही अंडी का भी प्रमोशन एंड डांडिया। यस, डांडिया। सो ऑल द स्पिरिचुअल जो फीस्ट फेस्टिवल्स थे, यू टुक अ लीड इन रियली। और अभी तक याद है हमें जब गिरगाम चौपाटी के सामने वो जो एक होटल हुआ करता था उसके ऊपर हम सब लोग कैमरे वगैरह लगाया करते, लोग हम पर हंसा करते थे, ये क्या कर रहे हैं यार, इस लाइफ से क्या होने वाला है। गणेश जी क्या कर रहे हो अब। मतलब पहले साल मुझे याद है अकेले हम लोग थे वहाँ पे, और अगले साल एज सुन एज पीपल रियलाइज द पोटेंशियल, एक ही लाइन से 24 कैमरे लगे हुए थे, अलग अलग 24 चैनल्स के। And the renting of the place went skyrocketing. That's right. जो renters opposite Chowpatty, nothing is available. Everything is booked by all the channels. That's right. It was. And now, of course, the BMC has gotten wise. What they've done is they've created a platform for all channels and so on and so forth. And but then that same fun is not there anymore. Very frankly speaking, you know, even at Lal Bagh Ka Raja, we'll discuss this, of course. Lal Bagh Ka Raja के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस शो के बाद, कि वहाँ पर भी क्या है कि जो वहाँ के सेवादार हैं, बाकी सब लोग हैं, उनका रवैया ज़रा, अगर मुझे लगता है भक्तों के प्रति, श्रद्धालुओं के प्रति अगर ज़्यादा अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझको ऐसा लगता है, जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस, कि लाल बाग के राजा के जो श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए आते हैं, 2-2 दिन बेचारों को वेट करना पड़ता है लाइन में, और उसके बाद जा कर के उनकी जो अति होती है उनको मार मार के बाहर निकाला जाता है। और हर साल अगर आप देखें अमित शाह जी जरूर आते हैं। अमित शाह दिख रहे हैं ना? कैन वी हैव हिम ऑन फुल स्क्रीन प्लीज? But after, I think Sharad Pawar ji was a surprise in Lal Bagh. I think this is probably the first time. First time, yes. शरद पवार जी नहीं जाते कभी भी मंडल में, और अमित शाह जी हर बार आते हैं। Yes, yes, yes. जब से उनको गुजरात से, मतलब जरा से गुजरात की सरहद से बाहर कर दिया गया, तब से लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं, और लाल बाग के राजा ने उनकी मदद भी करी है। बट दिस इज अ सरप्राइज, शरद पवार साहब यहाँ, दैट इज अ ह्यूज सरप्राइज। जबरदस्त, कमाल है, जबरदस्त, absolutely fine. Right, and we'll discuss more of this after the show. At the moment with us, we've got, we will dispense with our usual greeting of, you know, only in Swahili, in Chinese, Japanese and elsewhere. So let's go. in Africa. That's right. Let's go straight across. आसिफ फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, व्यास साहब हमारे साथ हैं, बीएन कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। Gentlemen, thank you very much for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े। नमस्कार आप सब लोगों को। व्यास जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आसिफ फारूकी साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत अच्छे हैं सर। क्या बात है साहब, जबरदस्त। आपके मतलब जो राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने तहलका मचाया हुआ है अभी भी अमेरिका में, एकदम तहलका मचाया हुआ है। लुक्स लाइक इट। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या होगा देखिएगा सर। क्या बात है सर, जबरदस्त। बीएन कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much for joining us. Great pleasure as always to welcome B.N. Kumar Saab. As you know, B.N. Kumar Saab is a very, very senior journalist,
and PR man, and now of course he's been fighting for the environment like nobody else, and that's absolutely fantastic. तो सबसे पहले आपसे व्यास साहब, बहुत एक बड़ी मुसीबत है इस वक्त आज की तारीख में देश के सामने। मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यूज ज़रा विचार उसके सामने रखें, इवन दो इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट बट ऑल द सेम स्टेट भी उसमें आ ही जाता है। सर क्या है कि आज की तारीख में रेल की पटरियों के ऊपर बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें मिल रही हैं व्यास साहब, बड़ी खतरनाक चीज़ हो रही है। कभी गैस का सिलेंडर रख दिया जाता है, कभी कुछ विस्फोटक सामग्री रख दी जाती है, मार्बल का स्लैब रख दिया जाता है, कोई पेड़ की टहनियाँ वगैरह बहुत बुरी तरह रख दी जाती हैं। ये क्या हो क्या रहा है सर? ये सेंटर की जो NIA है उसके सोर्सेस सूत्रों के मुताबिक, ऑफिशियल वर्ड नहीं है, सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है एक बार फिर भारत में आतंक फैलाने के लिए। व्यास साहब, आप इसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ बोलिए। बजाज जी, जैसे आपने कहा कि एक सेंटर का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय तो देश के लिए और हमारे लिए भी है। और ये लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही है देश के अंदर अलग अलग जगहों पे, और आज जो घटना हुई है जिसमें गैस सिलेंडर वगैरह वहाँ पे रेल पटरी के वहाँ पाए गए, ये एक साजिश तो है। अब किसकी साजिश है जिसका नाम आपने लिया, मैं तो इस पर जब तक कोई पूर्ण जानकारी मेरे पास नहीं हो, एक दल के प्रवक्ता होने के नाते मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन साजिश तो है। ये कोई अपने आप हो जाने वाली घटना तो नहीं कि रेलवे ट्रैक पे कोई सिलेंडर लाके किसी ने रख दिया है, ये तो रखा ही है। अब किसने रखा, क्या रखा, ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद सामने आएगी, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत ही चिंता का विषय है। और बड़ी अजीबोगरीब बात है आसिफ फारूकी साहब, जो वंदे भारत ट्रेन हैं, बड़ी अच्छी हैं ट्रेन, बड़ी खूबसूरत हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है ज़्यादातर कि बहुत जो। लेकिन एक बात इसमें है जी बोलिए सर। कि गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको काबू पाने में फेल हो गया, ये बात आप मान लीजिए जी। क्योंकि जिस तरीके के हादसा ट्रेनों में हो रहे हैं, एक तो रेलवे मिनिस्ट्री फेल है, और सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो मेजर है वो इतना गिर गया है कि गवर्नमेंट इनको संभालने में फेल है। ये आपको बात मानना पड़ेगी, और मैं व्यास साहब की बात को बिल्कुल मानूंगा और उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने ये कहा कि ये चिंता का विषय है और इसको पूरे गौरव खौज के साथ में उसका पता करना चाहिए। ज़बरदस्त। BNK, the point is usually the intelligence agencies are supposed to prevent these things from happening before they do happen. So are we failing there somewhere, BNK? They have been series, in fact, under the present dispensation we have seen the, of course, I don't want to exaggerate too much, but intelligence failure definitely yes. We have seen the Kandahar hijack, we have seen the Kargil war, all these things, cumulatively, as Farooq sir was saying, very chintajanak, matter of high concern. Not only that, even after placing this, the quickness with which the investigation has to happen, that should be there. And I mean, it's not a small thing. It doesn't happen. It's not like somebody throwing up bits of paper from out of the train or from the window. It's a serious thing. Somebody has to lift a cylinder and put it there. Slabs paha rakha ja raha hai. It requires a lot of effort. There could be many theories whether somebody is doing it deliberately or because Vande Bharat is getting prominence. Some people might be trying to divert attention from the issues and get into this. And there could be many theories, on this, because in India anything can happen. In India, anything can happen. Pradeep, it's a huge country. Yeah. I just want to go back to what you started with. Rahul Gandhi in US. सुशील व्यास जी, राहुल गांधी जी फिर वही बाहर जाके, बीजेपी का आरोप है कि आप बाहर जाके देश का अपमान करते हैं, देश का आलोचना करते हैं। तो मगर सैम पिट्रोडा का कहना है कि राहुल गांधी से एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट मैन हु इज वेल वर्स्ड इन सब्जेक्ट्स, यानी उनका एजुकेटिव नॉलेज, वेल रेड पर्सन, जो बीजेपी करोड़ रुपया उनको पप्पू बोलने में, जो सैंपलिंग करने में जो खर्चा किया, आज राहुल गांधी खुल के उभर कर आया। वो इकोनॉमिक्स के बात करते हैं, जॉब क्राइसिस के बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना कैसे ले गया और इंडिया ने कैसे वहां पर अलाउ कर दिया, उसके बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फिर भी वो लोकतंत्र खतरे में है, वो भी है, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड जुडिशरी। तो हाउ डू यू सी राहुल गांधी जी इन यूएस
एंड सच्चाई बयान करना, और बीजेपी का आलोचना है कि फिर बाहर जाके देश का आलोचना करना। हाउ डू यू सी दैट सुशील व्यास जी? सम्मान्य राहुल गांधी जी अमेरिका में हैं और इस समय पहली वक्त वो जो भूतकाल में वो जाते रहे, बयान देते रहे, तो उस समय वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, एक कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे। आज वो पहली बार विपक्ष के नेता बनने के बाद विदेश की धरती पे जाके कुछ बोल रहे हैं। अब वो क्या उनमें सुधार आया है, क्या निखार आया है, ये तो मेरा कहने का कोई परव्यू नहीं है, वो उनके लोग कह सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि इतिहास गवाह है। जब से आपने ये मुझे मैसेज भेजा दोपहर में आज की डिबेट के बारे में सर्च कर रहा था, 2017, 2018, 2020 जब भी वो विदेश गए उन्होंने एक कोशिश की कि अपने देश की उपलब्धियों को कम गिनाना और जो विशेषकर चाइना जैसे देशों को हमारे से बेहतरीन बताने की कोशिश करना। ये कहीं न कहीं उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो देश को क्यों कम दिखाना चाहते हैं। आखिर ठीक है, कोई चीज है तो आप एक नेता प्रतिपक्ष है, सदन में आपको बोलने का हक है, वहां ये चीजें क्यों नहीं बोलते हैं जो आप विदेश की धरती पे जाके कहते हैं। अगर चाइना में बेरोजगारी नहीं है, चाइना में ये हो रहा है, चाइना में वो विकास हो रहा है, तो देश के विकास के बारे में भी तो कहिए कि क्या विकास हुआ नहीं। और अगर नहीं हुआ तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से बड़े विनम्रता से साथ कहना चाहता हूँ कि ठीक है, नरेंद्र मोदी जी तो समझो 10.5 साल सत्ता में है, 1947 से लेकर 1952 में पहला चुनाव हुआ, 60-65 साल कांग्रेस सत्ता में रही, तो क्या कोई उपलब्धि नहीं है देश में? क्या कोई विकास नहीं है देश में? कोई विकास, देश कहीं आगे बढ़ा ही नहीं। तो कहीं कहीं हमको विदेश में ये दिखाना चाहिए जाकर के कि हम एक है। हमको जितनी भी हमारी विचारधाराओं के मतभेद या मनभेद हुआ है उसका प्रकटीकरण देश की धरती के ऊपर करना तो ठीक लगता है, लेकिन बाहर जाकर ये कहना कि हम उस देश के मुकाबले पीछे हैं या उस देश के मुकाबले हमें अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाए, तो यही बातें आप यहाँ क्यों नहीं कहते? तो ये थोड़ा सा खेद का विषय है और दुख भी होता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है और विदेश की धरती पे जाकर अपने देश को कम आंकने की कोशिश कर रहा है। फारूकी साहब, व्यास जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि गए बार, पिछले बार जितनी भी बार राहुल गांधी जी बाहर गए वो संवैधानिक पद में नहीं थे। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और देश के बाहर जाके आलोचना, ठीक है, बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी को आलोचना पर आलोचना करना पर विवाद, वो ठीक है, मगर यह कहना कि जॉब क्राइसिस है इस देश में, इंडिया हैंड ओवर किया पूरे मैन्युफैक्चरिंग चाइना को, यहां पर इकोनॉमी सफर हो रहा है, वुमन बिलोंग टू किचन, आरएसएस का आइडिया, ये ठीक आरएसएस के बारे में उन्होंने, तो ये कैसे संवैधानिक पद में रह के फारूकी साहब कैसे देखते हो आप? सर देखिए, मैं जो बात अभी वर्ड यूज़ करने वाला हूँ ये आम तौर से मैं पर्सनली नहीं करता हूँ, लेकिन मैं व्यास जी से माजरत के साथ बोलूँगा कि अब मिर्ची लगी है। व्यास जी को ये बात ख़राब लगी है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो मोदी जी को उस वक्त सोचना चाहिए था, बीजेपी को उस वक्त सोचना चाहिए था जब एक ऐसे नौजवान को जो इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है, उसके पीछे पूरा मीडिया, पूरा मार्केटिंग, पूरा पैसा लगा दिया कि उसको पप्पू और क्या क्या ना जाने किस किस टाइप से नाम लेके उसको बुलाया और उसकी छवि को इतनी बिगाड़ने की कोशिश की कि अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो वो तो खुदकशी कर लेता, उसके किसी भी काम को, उसके और यहाँ तक कि उसके ख़ानदान के बुजुर्ग जो जा चुके हैं, जो अपना डिफेंस नहीं कर सकते, उनके बारे में भी इतनी ऊंची ऊंची बातें मीडिया के अंदर आई और इस गवर्नमेंट ने उसको ऐसे हाईलाइट किया कि शर्म आने लगी थी कि भाई ये किस सतह पे आ गए हैं, कितना गिर चुके हैं। और 70 साल जो कांग्रेस ने किस हालात में कंट्री को बचाया, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी आर्थिक कंडीशन, उसके इंटरनल मामला को किस तरीके से उठाते हुए यहाँ तक लेके आई, यहाँ इतने प्राइम मिनिस्टर इस फैमिली ने दिया और उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली इस कंट्री को बचाया और उसको आगे बढ़ाने में इतनी मदद की। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी भी इस बात को अप्रिशिएट तो करना छोड़ दीजिए सर। इतना ख़राब उसकी पोजीशन ये किया कि मुझको लगता है कि ये तो आप लोगों को डिफेंड करना चाहिए, व्यास साहब को बताना चाहिए कि व्यास साहब सर अभी भी कर रहे हैं, फारूकी साहब अभी भी कर रहे हैं।
बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं। बालक बुद्धि बोले, बालक बुद्धि आज। नहीं प्रदीप जी, ये तो बहुत माइल्ड वर्ड है, बहुत माइल्ड वर्ड है, ये तो बालक बुद्धि। हाँ, मतलब फिरोज गांधी साहब जो उनके दादा हैं, उनको जी। फिरोज खान कहा गया। करेक्ट। अपने अच्छा, क्या नाम है, आपको मोतीलाल ताजुब नेहरू हुआ साहब सर, के मैं पिताजी, मेरे जैसा मोतीलाल आदमी नेहरू को साहब के बोलने पिताजी को लगा था। घियासुद्दीन कहा गया, हाजी घियासुद्दीन। मतलब ये क्या है सर, क्या हद होती और है। सोनिया जी को इतनी क्या क्या वो जी, कहा गया। क्या 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 कहा गया सर। सर वो और रिपीट नहीं कर सकते, वो शो में और रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, रिपीट नहीं कर सकते। और मुझको ये बावर कराया गया, मैंने मीडिया में और सोशल मीडिया में और लोगों के मुंह से, जो बीजेपी और उसका वो थॉट प्रोसेस के लोग थे, कि सोनिया जी ने जो शादी की है वो फिरोज गांधी नहीं, वो फिरोज खान है और ये मुसलमान है। तो हम तो मुसलमान नहीं समझते थे, लेकिन हम जरूर समझते थे कि ये कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस सोचने वाले लोग थे। और शायद उन्होंने गलती से जब शादी उदी की तो वो जज्बात में आके सिविल मैरिज टाइप से और मॉडर्न तरीके से कर लिया होगा, जिसका कोई वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो शायद यार ये लोग उसका फायदा उठा के कि ये हिंदू रीति रिवाज के लोग नहीं रहे हैं। लेकिन साहब जो वीडियो आया और मैंने देखा जो वो 7 फेरे लिए, मैं तो चकरा सर गया। पूरी वैदिक विधि से फिरोज गांधी, उनका जो पहले नाम हुआ करता था GHANDY था, महात्मा गांधी के कहने पे उन्होंने GANDHI कर लिया। लेकिन पूरी वैदिक राइट्स से इंदिरा जी और फिरोज गांधी का ब्याह हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो सब छोड़िए, चलिए वो तो बात हो गई। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट वही है आसिफ फारूकी साहब, जो प्रदीप जी ने आपसे पूछा कि आज की तारीख में राहुल गांधी जी जो हैं वो आधिकारिक तौर पर, और अभी व्यास जी ने भी ये बात कही ऑफिशियली, अब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। सर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जो पोजीशन होती है प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। क्या आज भी उनको इस किस्म की भाषा और इस किस्म की चीजें कहनी चाहिए अमेरिका में? नहीं सर, देखिए वो ये सवाल है सर। हाँ, सवाल बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं आप जानते कि राहुल जी गलत कहाँ बोल रहे हैं। राहुल जी आईना दिखा रहे हैं और फ्यूचर में हमारे जो हालात सुधरने वाले नहीं हैं उसको वो बचाना चाहते हैं कि अब भी वक्त है कि अब भी सुधर जाओ, वरना ये कंट्री के हालात गिरते हुए चले जा रहे हैं। तो इसमें खराब बात क्या है? एज अ अपोजिशन लीडर वो अगर आपको आईना दिखा रहे हैं तो। Right, BNK, you know, just now there was a news story in the Times of India. Times of India, there was a news story that 46,000 graduates and postgraduates have applied for a sweepers jobs in Haryana. हरियाणा में जो वो सफाई कर्मचारियों की जो नौकरियां होती हैं, कोई 100 के करीब निकली थी, उसमें 46,000 BA और MA करे हुए लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया है। तो BN के साथ तो there is still no job crisis according to you? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है देश में? पूछ रहा हूँ सर आपसे, BN के साथ। Yeah, this has been there trend. In fact, we heard about it happening in Chennai. In fact, I know some cases even in Govandi or in Mumbai. There are postgraduates from Ahmedabad and Gujarat who come here. They apply for a sweeper job. What they do is they sublease in the sense, मुझे जॉब मिली, मैं 10,000 रख लूंगा और 15-20 हजार में मैं किसी और को एम्प्लॉय कर देता हूँ उसी जगह पे। उस तरह भी चल रहा है। बट टुडे द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हैज रीच्ड इट्स पीक. It's a matter of serious concern. If people like Rahul Gandhi discuss it in India and abroad, nothing wrong with it. It has to be raised, across, because we are looking at foreign investments. We are looking at, industrial expansion, etc. So, but as you said, it's a highly serious matter. In fact, there have been visuals of the number of applications pouring in Gujarat, and where the railings of the one particular building almost collapsed because these guys, the unemployed guys, were queuing in for jobs. As far as Rahul Gandhi's question about Rahul Gandhi that you raised, both of you raised in the beginning, see, today there is nothing like a foreign land or Indian land. We are living in a situation of global village. Whatever you speak, whatever we are talking here, it reaches out globally. Whether in America, England, Brazil, किधर भी आदमी बैठा हो, ट्यून इन करके देख सकता है. Whether you are criticizing Modi from Dallas or criticizing Modi from Delhi, I think it comes to same. And before
people like BJP ask these questions, we should also ask them ki what is the great Prime Minister doing? He goes abroad and talks of only achievements of last 10 years, as though nothing has happened before that, you know. And Kangana Ranaut said असली independence तो 2014 में आई थी, as though nothing has happened before that. So इसे कुल मिलाकर ये दोनों का यही चल रहा है गेम. They should stop all this. मगर बीएन कुमार जी, आज भी मोदी साहब ने आंकड़े दिए हैं कि इंडिया इज द ग्लोबल स्टार्टअप हब. इंडिया इज अ ग्लोबल स्टार्टअप हब with startups like 1,50,000 startups, 160 Yes. unicorns. Now, और जो रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी के, ग्लोबल यूपीआई, इवन अ फार्मर टुडे, आज फार्मर भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके यूपीआई ट्रांजैक्शन, वी आर गॉट द largest real time transactions in the world. Now all this is Yes. definitely development. How can you negate that too? I am not negating that. All the development is good. To swipe on a smart card or to swipe on a QR code, you need to have money, na? That money is not accruing. You are not putting money into the people's pockets. ये एक दो लड़की बहन वगैरह छोटी मोटी योजना जो आती हैं, they are all temporary phases. इलेक्शन से पहले कहाँ पर थी? अभी 3 महीने इलेक्शन को है, 2 महीना, उस समय आप लोग ऐसे स्कीम चालू करते हो. और आप देखिए मनरेगा में कितने सारे पैसे पेमेंट्स बाकी है for states like Bengal. Money is not actually accruing. Look at the unemployment, look at the price rise. I'll give you a small example. People like you and me, you know, we earn very hard with the hard work. Most of our salary goes in all kind of taxes. सबसे पहले income tax, and whatever you buy, there is GST. मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर GST लागू कीजिए. वो लाएंगे तो बजाज आपके मेरे पॉकेट में कम से कम 40 रुपए बचेंगे प्रति लीटर. वो 40 रुपया मैं पॉकेट में नहीं रखूंगा, मैं खर्चा करूंगा उसको. लेकिन तो बीएन के साहब केंद्र सरकार तो ये बहुत दिनों से कह रही है, निर्मला सीतारमण तो बहुत दिनों से कह रही हैं कि भाई जीएसटी लागू करने दीजिए हमें पेट्रोल और डीजल के ऊपर. स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं. स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं तो उस पर जो VAT आता है हमारी जेब में जाएगा. ये एक बहाना है. ये एक बहाना है. अगर where there is a will there is a way. क्यों कितने सारे स्टेट से वो केंद्र को ना बोलेंगे? The majority states, the 19 states are run by the BJP. By the BJP. एक बार वो BJP starts implementing it, बाकी लोगों को अपने आप करना ही पड़ेगा ना. This is very interesting. You know, सुशील व्यास जी, बीएन कुमार जी, सबका वही लाड़की बहन पे आकर अटक जाता है. बोले लाड़की बहन वाले स्कीम 2 महीने इलेक्शन से पहले मिलेगा, उसका बाद क्या होगा? तो ये बार बार प्रश्न चिन्ह. आज विजय विदेटीवार कांग्रेस के आसिफ फारूकी साहब बैठे, विजय विदेटीवार बोल रहे हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स के पूरे उन्होंने कैश फ्लो रोक दिया है, बाकी डिपार्टमेंट्स आर सफरिंग. ये लाड़की बहन पे आकर पूरे अटक जाते हैं. व्यास जी, व्हाई इज इट? अब बीएन कुमार जी भी वही बोल रहे, लाड़की बहन कोई स्कीम नहीं है, 2 महीने के बाद क्या होगा? नाम्बियार जी, मैं कुमार साहब को सुन रहा था, बड़े विनम्रता के साथ उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, महाराष्ट्र कोई पहला प्रदेश नहीं है जिसने इस तरह की कोई स्कीम लाई है. इसके पहले मध्य प्रदेश में भी सिमिलर स्कीम है, और कांग्रेस जहाँ रूल कर रही है कर्नाटका में, उसमें भी इस तरह की स्कीम चल रही है. ठीक है, हर जगह की अपने प्रदेश सरकारों को जो उचित लगता है, उनके जो संसाधन उनके पास है, उसके बेसिस पे वो अपना आकलन करके वो स्कीम्स लाते हैं. और रही बात ये लाडली बहन स्कीम लाने के पहले, मैंने कहा था कि जब बजट विधानसभा में पेश किया हमारे उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अजीत दादा ने, उसके लिए उन्होंने 43,000 करोड़ का वो अलग से ईयर मार्क किया हुआ है. 46,000 करोड़. तो विजय वडेट्टीवार जी, वो भी नेता विपक्ष हैं इस समय विधानसभा में, वो क्यों गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये बात कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा. कहाँ से लाएंगे? अरे कहाँ से लाए? बजट में प्रावधान किया गया है, बजट में उसके लिए अलग से ईयर मार्क किया गया. तो ये कहाँ से लाए ये शब्द? कम से कम नेता प्रतिपक्ष को तो नहीं, क्योंकि सारी जानकारियां उनके पास जाती है. तो ये नहीं है कि चुनाव के मौके पर इस तरह की स्कीम, और ये कल्याणकारी स्कीमें अगर कोई सरकार, जो चुनी हुई सरकार नहीं लाएगी तो फिर कौन लाएगा? फिर किस लिए सरकारें बनाई जाती है? जनता के हित में, जनता के जो कल्याणकारी स्कीम्स अगर हम नहीं लाएंगे तो. अरे इलेक्शन के टाइम पे ही सारी कल्याणकारी स्कीम रहती है सर. उनको जॉब दीजिए, उनको कुछ काम करके दिखाइए, उनको बिजनेस का कोई तरीका बताइए, और दूसरी स्कीमें लेके आइए. ये आप 1500 रुपए बांट के क्या करने वाले? फारूकी साहब, घर नहीं चलने वाला है. फारूकी साहब, गरीबी का
गरीबों का भी घर नहीं चलेगा 1500। फारूकी साहब, बगल में आप कर्नाटका है जहाँ पे इस समय कांग्रेस सरकार है, शायद यही स्कीम है। वहाँ इलेक्शन नहीं है सर, इलेक्शन हो गया। मुझे इलेक्शन के टाइम ही अनाउंस हुआ था ना, तो मुझे आशा है कि आप इलेक्शन के सिद्धरामैया पहले साहब को सर। कह देंगे। नहीं, बिल्कुल अभी इलेक्शन नहीं है सर। तो आप सिद्धरामैया साहब को कह दीजिएगा वेस्टेज ऑफ मनी है, प्लीज स्टॉप दिस स्कीम। नहीं, मैं वो आप अपने महालक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं सुशील व्यास जी। 10,000 आपने प्रॉमिस किया था महिलाओं को, आसिफ फारूकी साहब चुनाव से पहले 15 लाख रुपया किया था, कहा दिया आपने? ठीक है, मैं अब आपने अपनी बात कह दी। नहीं, आपने अपनी बात कह दी। अगर 15 लाख नहीं दिए तो राहुल गांधी जी 2024 के अप्रैल के लोकसभा चुनाव में शुरुआत में तो संविधान खतरे तक रहे, जब देखा संविधान खतरे से बचाव नहीं हो रहा, हम लोग बुक लेके चल रहे हैं सर। एक मिनट फारूकी साहब, हम डिबेट में बैठे हैं। मैं आपसे बड़ी विनती करता हूं, डिबेट में ये तरीका नहीं होता है। आपने कुछ कहा, मैंने सुना, मैं कुछ कहूँ, आप सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए। तो जब वो देखे कि संविधान खतरे में का नारा, थोड़ा सा नैरेटिव कम चल रहा है, तो उन्होंने खटाखट एक स्कीम लाई कि जैसे ही हम चुनाव में जीतेंगे 8,500 रुपया हर बहन के खाते में फटाफट आ जाएगा। क्यों किया? किस लिए किया? वो चुनाव नहीं था क्या? चुनाव में वोट लेने के लिए नहीं किया था क्या? ठीक है, वो तो आप आए नहीं चुन के, और चुन के आते तो क्या खटाखट स्कीम नहीं आती? तो ये हर दल अपना एक आकलन करता है जनता के हित में, किस तरह से वो आगे उनको काम करना है, उसकी एक ब्लू। लेकिन व्यास साहब, मेरा आपसे एक सवाल है सर, आई होप यू डोंट माइंड। हाँ जी, आप माइंड ना करें। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। आपसे एक सवाल पूछा सर, ये लाड़की बहन स्कीम जो है, इससे जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और हमारा खुद का जो विश्लेषण है, उससे सीधे साधे तौर पर ये चीज सामने आ रही है कि इसमें तारीफ जो है, जो प्रशंसा जो हो रही है और सपोर्ट जो मिल रहा है, समर्थन जो मिल रहा है, वो पूरा का पूरा आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और आपके नेता को मिल रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो देवेंद्र फडणवीस साहब हैं और अजीत दादा पवार जो हैं, वो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल पीछे रह गए हैं। और चुनाव में भी ये कहा जा रहा है कि शिवसेना जो है, यानी एकनाथ शिंदे साहब की जो सेना, यानी आपकी जो पार्टी है, उसका तो बहुत फायदा होगा साहब, जबरदस्त होगा। लेकिन आपकी जो दो लटक है ना आसपास जो हैं, वो बहुत पीछे रह जाएंगी साहब। अब आप बोलें व्यास साहब। बजाज जी, आपके अंतिम वाक्य को मैं महत्वपूर्ण वाक्य मानता हूँ। वो लटक नहीं है, वो हमारी जिम्मेदार सपोर्ट है। ये सामूहिक नेतृत्व की सरकार है, और चूंकि बजट में ही इसका नाम मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना इस तरह से नामकरण हुआ, स्वाभाविक है वो जनता के बीच में ये योजना उस नाम से पॉपुलर हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें फडणवीस साहब का कोई रोल नहीं है और अजीत दादा का कोई रोल नहीं है या एकनाथ जी शिंदे का कोई रोल नहीं है। आपने देखा वो तीनों ही महाराष्ट्र के अलग अलग विभाग मैं मानता हूं कि इसके बारे में आप सच नहीं बोल सकते। मैं मानता हूं, मैं आपकी समस्या को समझता हूं सर, लेकिन नहीं, मगर झगड़ा भी हो रहा है। कैबिनेट मीटिंग में दो मंत्री आपस में भिड़ गए, बिकॉज अजित पवार जी ने एक एडवर्टाइजमेंट लिखे कि ये साड़ी किसने दिया, ये अजित पवार जी ने दिया, ये इंश्योरेंस किसने लाया, ये अजित पवार ने लाया है। यानी इतने, और ये द्वंद्व कैबिनेट मीटिंग में झगड़ा हो गया कि आप अकेला कैसे क्रेडिट ले रहे हो, और एड में सिर्फ बोल रहे हो कि अजित पवार जी ने स्कीम लाया। ये हुआ था एकनाथ शिंदे जी आप ही के कैबिनेट मिनिस्टर वर्सेज अजित पवार जी के कैबिनेट मिनिस्टर। क्या सब कुछ ठीक है व्यास जी? मैं आपसे कह रहा हूं कि वर्तमान महाराष्ट्र सरकार बड़ी मजबूती के साथ सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। अब कैबिनेट के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो इतने वर्षों से राजनीति में हूं, मैंने कभी सुना नहीं कि इस तरह की एक क्षण के बातें बाहर भी आ सकती है। उसके कैबिनेट के बाहर जो हमारा प्रवक्ता मंत्री होता है वो सारी चीज बताता है कैबिनेट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसी बात हमारी नजर में तो अभी तक नॉलेज में आई नहीं। लेकिन एक और चीज, सॉरी, क्योंकि आज आदरणीय गृह मंत्री जी आज मुंबई शहर में हैं। हर बार की तरह लालबाग के राजा का दर्शन करने को जरूर जाते हैं, इस बार भी गए। तो हमने ये देखा है, और अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज भी देता हूं, and we will also show it later at some point of time, maybe tomorrow day after, when we have that entire montage ready. आदरणीय सम्माननीय अमित शाह साहब, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जितनी कदर, जितना आदर, जितना सम्मान, जितना स्नेह वो एकनाथ शिंदे के प्रति वो दिखाते हैं पब्लिक में, अंदर क्या है हमें तो मालूम नहीं साहब, पब्लिक में जितना स्नेह वो प्रकट करते हैं एकनाथ शिंदे जी की तरफ, आज तक मैंने कभी इतना समर्थन उनको देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ करते हुए नहीं देखा है। इनफैक्ट आज की तारीख में तो कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि देवेंद्र फडणवीस साहब से बात भी नहीं होती है।
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब से बात हो रही, सो ये क्या है सर? फडणवीस साहब को साइडलाइन कर दिया गया है क्या हो गया? बजाज जी, मैं नहीं जानता आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। सर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा टीवी है सर, जो मैं देखता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ये। हर स्टेज के ऊपर आप खुद देखिए जिस प्रकार विद सच अ ग्रेट डिग्री ऑफ अफेक्शन। सर मैंने मोदी साहब को एंड प्रदीप जी विल आई एम श्योर एंडोर्स माय व्यूज ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। अब आसिफ फारूकी साहब, बीएन कुमार साहब, यू कैन ऑल्सो कम इन ओवर हियर, आई डोंट नीड टू रिक्वेस्ट यू टू कम इन। आई हैव सीन मिस्टर मोदी जो पीठ थपथपाते हैं शिंदे साहब की, जिस प्रकार उनके साथ मतलब ही जस्ट पुट्स हिज हैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स। अरे आज तक कभी मैंने उनको ऐसा फडणवीस साहब के साथ कभी करते हुए देखा ही नहीं सर। व्यास साहब, बजाज जी, आज भी गृह मंत्री जी दर्शन करने गए तो मुख्यमंत्री निवास गए, उसके तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री के सागर बंगले में भी गणपति जी के दर्शन करने गए। तो ऐसा नहीं है कि उनका कुछ महत्व ज़्यादा है या उसका महत्व कम है। अब निश्चित रूप से चूंकि मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से निश्चित रूप से शाबाशी या जो भी देना है वो जो भी हमारे एनडीए के नेतृत्व के द्वारा है तो वो मुख्यमंत्री जी को ही मिलेगी। इसका मतलब प्रदीप जी, लुक हाउ प्लीज व्यास साहब, व्यास साहब का क्लोजअप देखिए। अरे क्या खुशी है व्यास साहब की शक्ल पे, देखिए ना। अजीत दादा वाला एड विड्रॉ किया कि नहीं? अभी विड्रॉ होने वाला है किए कि ये अजीत दादा ने दिया है, ये अजीत दादा का देन है, ये लाड़की बहन अजीत दादा ने ला, जो ब्यूटीफुल एड सब जगह, वो विड्रॉ हुआ कि होने वाला है व्यास जी? अरे मैंने तो अभी कहा कि अजीत दादा ने विधानसभा के पटल पर अपने बजट के माध्यम से लाड़की बहन की योजना को घोषित किया है, तो कहाँ उनको कम क्रेडिट देने की बात है। और ये सामूहिक नेतृत्व है, निश्चित रूप से जितनी बहनों को इसका लाभ मिला, ये जो वर्तमान राज्य सरकार है उसके जो भी जिम्मेदार मंत्री और उप मुख्यमंत्री मंत्री सबको उसकी क्रेडिट मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी? फारूकी साहब आप बताएं, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बताएं फारूकी साहब। सर आप देखिए व्यास जी की जो बात है, व्यास जी बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी इससे पहले 4-6 महीने पहले तक बीजेपी के जो तेवर रहते थे वो ताज्जुब होता था सर। और कम से कम इस इलेक्शन के बाद ये लोग को एक थोड़ा सा सलीका आ गया है, और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि व्यास जी जो है उसको अपना उस कल्चर को और उस डिसेंसी को रखे हुए हैं। तो हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी ने ऐसे एक प्रवक्ता को भेजा है, और वो बहुत अप्रिशिएटिंग वाली बात है। लेकिन सर इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जैसे कुमार जी ने अभी कहा कि वो पिछले 10 साल में जो हुआ उसको दिखा के हमको कुछ आगे का फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमको जो आगे जो कामयाबी चाहिए, जो नौकरियां चाहिए, जो नौजवानों को आगे रास्ता चाहिए एजुकेशन में, बिज़नेस में, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ना कि पिछली बातों को जो 70 साल में कांग्रेस की बुराई जो करते आए हैं उसमें अब वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बट यू नो फारूकी साहब, जैसे आलोचना आपने किया कि जिस प्रकार का लैंग्वेज यूज करते वही मोदी साहब के खिलाफ आप लोग ने इस्तेमाल करके, जब मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नीच आदमी, मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा चाय वाला इधर आके चाय बेचेगा, मौत के सौदागर कहे थे सोनिया जी ने, तो क्या ये बोलने के मोदी साहब का जंप हुआ, मीन्स फायदा ही हुआ, बट आलोचना तभी हुआ था। तो इसमें क्या आप यू थिंक दैट जो हुआ था वो गलत भी हो गया था? आप मानते हैं इस चीज को कि चाय वाला, नीच आदमी, मौत के सौदागर? कोई भी जो इस किस्म की लैंग्वेज है, वर्डिंग्स है, चाहे वो कांग्रेसी बोले चाहे बीजेपी बोले, सर वो ख़राब है, निंदनीय है, और हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन शुरू किसने किया सर, ये आप सोचिए कि इतनी ऊंची बातें। और ये तो अगर मणिशंकर अय्यर जी ने कहा तो वो बातें कि जो एक इंसान जिंदा है वो उसको डिफेंड कर सकता है, अगर गलत है तो उसको सही प्रूव कर सकता है। मोदी जी हयात हैं, जानते हैं, सत्ता में हैं, लेकिन मरे हुए के बारे में जो अपना डिफेंड भी नहीं कर सकता उसके बारे में आपने ऊंची बातें की। और प्राइम मिनिस्टर जैसे शख्स ने की, और इनकी एमपी है एक कंगना रनावत,
उसने फार्मर भाइयों के बारे में जो बातें की, सर आप मेरे को बता दीजिए कि कभी आप सोचते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता है, कभी आपको क्रोध नहीं आता है, कभी आपको शर्म से सर झुकता नहीं है? सर वो तो आपकी सबसे बड़ी एसेट है सर। सर कांग्रेस की सबसे बड़ी एसेट है सर, वो तो कंगना रनौत जी, वो तो आपका काम कर रही हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रही नहीं हैं। नहीं 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 सर, हमको बीइंग अ ह्यूमन और लेडी, मुझको बहुत उसके ऊपर रहम आ रहा है। और मैं इस वक्त व्यास जी से एक दरख्वास्त करूँगा, मुझको लगता है कि वो होश में नहीं है, उसका कुछ मेंटल इम्बैलेंस है, वो बीमार है, वो एक पेशेंट है सर, वरना वो सर उसमें व्यास जी क्या कर सकते हैं? व्यास जी तो शिवसेना से हैं, एकनाथ व्यास जी शिंदे अपनी सेना से पार्टी, हैं। वो भाई एकनाथ अपनी जी। पार्टी की एमपी है। सर एकनाथ जी की सेना से है ना, वो तो बीजेपी की एमपी हैं, उसमें नहीं, व्यास जी नहीं, क्या करेंगे? नहीं तो वो इनके पार्टनर की पार्टी से है, एमपी है सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जी You वो know, कोई एम्प्लॉयमेंट में बीजेपी ने ऑफिशियल फिगर्स निकाला, बोले कि 14 से लेकर 24 तक बीजेपी ने 12.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए। मनमोहन सिंह के काल में सिर्फ 10 साल में 2.9 करोड़ जॉब्स ही आपने क्रिएट किए थे, बीजेपी का कहना। तो ये 10 टाइम्स बीजेपी ने क्रिएट किया। आरबीआई के स्टेटमेंट्स दिखा कि पिछले 3-4 साल में 8 करोड़ नया जॉब्स बीजेपी ने क्रिएट किया। और फारूकी साहब, रिपोर्ट कार्ड इतना इंप्रेसिव है, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, डिजिटल रेवोल्यूशन, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, वो फिर आप कंट्रोवर्सी में आ गए। राहुल जी और फारूक अब्दुल्ला साहब एक साथ आ गए, आर्टिकल 370 को इंपोज करने वाली बात है। तो ये ये आपको नहीं लग रहा कि बहुत कंट्रोवर्शियल है हर चीज? सर जुमलेबाजी जो है इन्हीं के वहां से शुरू हुई है। फ्लावरी चीजें, इनके डेटा कितने सही हैं कितने गलत हैं, आप हकीकत पे आइए ना। आईना देखने से आप क्यों घबराते हैं सर? आज जो जॉब है, जैसे आपने कहा उन दिनों की ये एक सफाई के लिए जब अभियान हुआ तो कितने ग्रेजुएट्स वहाँ आए, पोस्ट ये है ग्रेजुएट आपका आईना। सर, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट 46,000 एप्लीकेशन आई और हैं। ये हम लोग राइट फ्रॉम 2009 से ये चिल्ला रहे कि एक पोस्ट के लिए 50,000 एम्प्लॉयमेंट। इवन मनमोहन सिंह के काल में हम लोग यही बातें करते थे, मींस कुछ बदला नहीं है। आज भी वही पोस्ट के लिए, तब भी कांस्टेबल का पोस्ट के लिए डॉक्टर्स भी एमबीए वगैरह अप्लाई करते थे। सफाई वाली और कांस्टेबल की पोस्ट में बहुत फर्क है सर। सफाई वाली के लिए अगर ये आ रहा है तो ये सोचने का लेकिन यहाँ पर एक चीज है, मैं बीएन के साहब के पास जाना चाहूंगा इसके लिए। प्रदीप जी, एक बहुत बड़ी चीज हुई है, क्या है? व्यास साहब सुनने वाली बात है, आप भी जरा सुने। आई थिंक इनफैक्ट द एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट कैन टेक द लीड इन दिस। शिंदे साहब की जो सरकार है इसमें एक लीड भी ले सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी वो राइट है। क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, एक जमाने में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हर महीने एम्प्लॉयमेंट फिगर्स रिलीज किया करते थे, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स। सिर्फ 2015 से वो फिगर्स आने बंद हो गए हैं। हमें मालूम नहीं है कि असली फिगर्स क्या हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अनुमान उन्होंने सामने पेश किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट मॉनिटर एम्प्लॉयमेंट एज फार एज आई नो, unless and until their charter has changed, which it hasn't. So BNK, where is the BJP getting this figure from? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार के पास ये फिगर कहाँ से आ रहे हैं BNK साहब कि पिछले 10 साल में या 7 साल में 8 साल में उन्होंने 12.5 करोड़ नौकरियां क्रिएट करी हैं BNK साहब? ये बिल्कुल व्हाट दे मस्ट बी डूइंग, जो पद के लिए एडवर्टाइज करते हैं, ये जो एक्चुअली जो वैकेंसीज है वो सब कुल मिला के बोल रहे होंगे। एक्चुअली ग्राउंड सिचुएशन इज इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर, इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर, या एंड टू द कॉन्ट्ररी, इट्स ये सब अनुमान वाली बातें हैं। इट्स ऑल एस्टिमेट्स एंड गेस्टिमेट्स, बिकॉज असली ऑफिशियल आंकड़े जब आएगा तब, इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग आवर डेज व्हेन वी एंड आई बिकेम ग्रेजुएट्स, we had to think of employment exchanges. Yes. We used to register there, फिर हमको कॉल आती थी कितने उसमें आपके एलिजिबिलिटी वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज आंकड़े हुआ करते थे। इतने ग्रेजुएट्स है, इतने मेडिकल है, इतने कॉमर्स ग्रेजुएट्स है, इतने आर्ट्स है, इतने टीचर ट्रेनिंग टीचर्स अवेलेबल है। वो सिस्टम खत्म हो चुका है। सबसे मूल इश्यू, मेन इश्यू, मूल मुद्दा जो है, पिछले 10 साल से सेंसस नहीं हुई है। सेंसस करना बहुत जरूरी है, वेदर इट इज कास्ट बेसिस सेंसस हो, रिलीजन बेसिस हो, कुछ भी हो, सेंसस करना जरूरी है। सर पिछले 13 साल से लास्ट सेंसस आप बोल रहे हैं 2011 में था। बिल्कुल, और सेंसस में ये सारे चीजें आएंगे जी। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके एम्प्लॉयमेंट क्या है, कहाँ एम्प्लॉयड हो, कितना इनकम है, आपका जात क्या है, आपके रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है, सारे आ जाते हैं उसके अंदर। आप कास्ट बेस करो
या रेगुलर सेंसस करो। सेंसस करना बहुत जरूरी है। उसमें एक्चुअली आप जो इकोनॉमिक्स आपने निर्मला सीतारमण जो बजट बनाती है, ये जो पीयूष गोयल कुछ और करता है, ये जब सारी चीजें होती है ना, ये सब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड गेस्टिमेट्स। असली फिगर जब ही आएगा जब आप जाके डोर टू डोर सर्वे करो। सेंसस जी करना तो व्यास जी I don't- एक सेकंड, Yes, yes. एक सेकंड, व्यास जी आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार को इसमें जरा पहल करनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते थे ना, आज की तारीख में तो नहीं है। अगर वहां पर भी आप उनको दोबारा शुरू कर दें और उनके आंकड़े अगर प्रकाशित करना शुरू कर दें तो लोगों को एक सांत्वना हो जाएगी कि हाँ यार, महाराष्ट्र में इतनी नौकरियां मिल रही हैं, इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये वैकेंसीज यहाँ पर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। व्यास साहब आपको लगता नहीं है ऐसा कुछ होना चाहिए? बजाज साहब, जो आप बात कह रहे हैं, अगर भूतकाल में कोई चीजें इस तरह के आंकड़े प्रकाशित होते रहे होंगे तो निश्चित रूप से अभी भी श्रम मंत्रालय एग्जिस्टेंस में है, महाराष्ट्र में अभी भी लेबर मिनिस्ट्री कार्यरत है, होता उनके ऑफिशियली वेबसाइट पे इस तरह के आंकड़े निश्चित नहीं आ रूप से रहे होंगे। आजकल, नहीं आ रहे। मैं नहीं आ रहे जानकारी लेकर के निश्चित मैं आपको बिल्कुल उसकी सर पिछले 6.5-7 साल से वो बंद हो गया सिस्टम पूरा, नहीं आ रहा। That's why all of us are at a loss, very frankly speaking. We don't know how to analyze. इसका विश्लेषण कैसे किया जाए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जी व्यास जी बोलिए सर प्लीज। दूसरी बात जो सेंटर की स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो भी कर सकते हैं काम है सर, they've been told not to. दूसरी बात जनगणना को लेके मेरे वरिष्ठ मित्र कुमार साहब अभी कुछ बोल रहे थे। 2011 में लास्ट जनगणना हुई, आपने बजाज जी अभी कहा जी, और उसकी जब रिपोर्ट करीब करीब 2013 या 14 के आसपास, उस समय कांग्रेस सरकार अस्तित्व में थी, और मैं बड़े विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, जिसको लेकर के आज कांग्रेस इतनी आग्रही है या एग्रेसिव है जाति जनगणना, उस फॉर्म में 2011 में उस कॉलम को क्यों नहीं डाला गया? मैं बताऊं व्यास जी, फारूक जी देखिए, मैं बताता हूँ ना सर, मेरा बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए व्यास जी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, विनंती की कि डिबेट का ये तरीका है, कोई एक सर बताइए सर, बोलिए प्लीज। तो कुमार साहब ने कोई हमारी कमियों की तरफ आगाह किया, हमारा नजर दौड़ाई, तो हमने कहा 2011 में तो कहीं हम लोग नहीं थे वहां, जब वो जनगणना हुई, उसकी रिपोर्ट आई, किन्हीं टेक्निकल ग्राउंड पे वो अभी तक उसको प्रकाशित होने से रोकी है। बजाज साहब आप जानते हैं, उसको लोकसभा के अंदर उसको रोका गया, कितना समय हमारे पास नहीं है इतने लाखों करोड़ को हम लोग एनालिसिस कर सके, और इसलिए वो रुकी हुई है। अब चूंकि पहली रिपोर्ट आई नहीं तो दूसरी जनगणना कहाँ से हो सकती है? लेकिन सर वो जनगणना का प्रकाशन रोका गया 2014 में 26 मई के बाद, आदरणीय सम्माननीय मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि जो फुल रिपोर्ट है, पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरी फुल रिपोर्ट जो है उसके पूरे आंकड़े जो हैं वो सितंबर 2014 में पेश किए गए। जनगणना खत्म हुई 2011 में, लेकिन जो कोलेक्शन करना होता है, सब होता है, वो जाकर के मोदी सरकार को दिया गया, और मोदी सरकार ने ये तय किया कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, इसको हम प्रकाशित नहीं कर सकते। फारूकी साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, इन्होंने कहा कि वो जातिवाद पे क्यों नहीं उस वक्त किया। अरे साहब, उस वक्त नहीं किया, उस वक्त नहीं समझ में आया, मान लीजिए, तो आज आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मुझको बताइए ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल जी तो उस वक्त ने, हमने जनगणना तो की, आप क्यों रोक के बैठे हुए हैं? आपने डेटा क्यों रोक के बैठे हुए हैं? क्योंकि आप अपने मुंह से अपना डेटा निकालना चाहते हैं। आप कोई भी चीज के डेटा को वो सही तरीके से आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर लाना ही नहीं चाहते हैं। आपने जो बोला वो आपका डेटा होता है। आप बादशाहियत की तरह हुकूमत करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी सिस्टम है। इसीलिए तो राहुल जी बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, हम लोग संविधान का बेड़ा उठा के बैठे हुए हैं। आप लोग हर चीज को अपनी बना के करते हैं। आप थोड़ी देर के पहले ही कुमार जी ने क्या कहा, वो एक सिस्टम था, सारे डिपार्टमेंट्स काम करते थे। कुछ कोताहियां कमी जरूर रही होंगी, हम उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आपने तो वो पूरे सिस्टम को खत्म करके रख दिया सर, आपका उसके ऊपर क्या जवाब है? बट सर 2011, एक्सक्यूज मी, करेक्शन, व्यास साहब, फारूकी साहब और बीएन कुमार साहब, 2011 was a caste-based census. By the way, caste was included in the 2011 census.
ओबीसी कास्ट जितनी भी हैं, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस के हिसाब से, लालू जी की रिकमेंडेशन के हिसाब से, उस वक्त मुलायम सिंह यादव साहब भी थे, सब लोगों ने मिलकर के ये इंसिस्ट किया था कि 2011 का जो सेंसस होगा उसमें कास्ट का भी जिक्र होगा. सो caste analysis was very much there in the 2011 census. Now why is the data not being released? रखी है सर, इसीलिए वो रिपोर्ट दबा के रखी है. So why is the data not being released? I still don't understand. व्यास साहब, वो डेटा रिलीज क्यों नहीं हो रहा है? आपको शायद मालूम होगा सर. बजाज जी, आप भी जानते हैं कि डेटा को रिलीज न करने के पीछे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है, लोकसभा पार्लियामेंट, उसमें डिसीजन हुआ है और टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ है कि एनालिसिस उसको एक माइन्यूटली करना है. अब आप कह रहे हैं कास्ट बेस, तो आप बताइए कि माइनॉरिटीज में भी कास्ट बेस हो सकता है, क्रिश्चियनों में भी हो सकता है. बिल्कुल. तो उसको भी कहीं न कहीं एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना. Correct. तो वो किए बिना अगर आप उसको प्रकाशित कर दो तब भी सरकार गलत है, और अगर उसको डिटेल में जाकर के करें, थोड़ा समय लगे तो भी सरकार. सही डेटा कीजिए ना सर, आप जो भी डेटा है सही कीजिए, बाद में आपकी जो मर्जी है वो भी डेटा लेके आइए. हम कोई डेटा के लिए आपको मना नहीं कर रहे हैं. आपको माइनॉरिटी के लिए लाना है, मुस्लिम के लिए लाना है, क्रिश्चियंस का वो लेके आना है, सबका लेके आइए डेटा सर. फारूकी साहब, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमको तो देश के नागरिकों के लिए लाना है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हम सबको एक नजर से देखते हैं. और वो जो फॉर्मूला जुबान से आप देखते नहीं सर, जुबान से अदा कर रहे हैं. वो ये आपका नजरिया है, तो आप नजर बदल लेंगे तो नजरिया भी बदल जाएगा. माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री देख के आइए सर, मैं अभी 2 दिन पहले जाके आया हूँ. आप लोगों ने नवाटको को बंद कर दिया. नेशनल वर्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है बनाई गई थी, कि आपने उसको बंद कर दिया. आप मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं. आप मौलाना आज़ाद फाउंडेशन आपने बंद कर दी. आपने वक्फ के जितने मामलात हैं आप उसको बंद करके करना चाहते हैं. आप कहाँ ऑनेस्ट हैं सर? आप इंसान की बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं है. अब वो वक्त का मामला तो अभी जेपीसी में है, इसलिए मैं आज उस पर कुछ कहना, चर्चा करना आपको नहीं, आप पार्लियामेंट्री कमेटी में, जेपीसी में नहीं है सर. वही जॉइंट पार्लियामेंट्री. साहब, आई वांट टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल क्वेश्चन है यहाँ पर. राहुल गांधी जी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु हैंगिंग जरूरी नहीं था. फंडामेंटल क्वेश्चंस, आर्टिकल 370 को रीइंपोज करने वाले भी आता, 35A को रीइंपोज. आज संवैधानिक पद पर राहुल गांधी है, प्लेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप जो चीज नहीं है, और अफजल गुरु को एकदम जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से जो भी हुआ, उनका फैसला हुआ, उसको आज के तारीख में चैलेंज करना, और आप उनके साथ मिलकर वहां पर अगर सरकार, इफ द गवर्नमेंट कम्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द कांग्रेस, तो क्या आर्टिकल 370 रीइंपोज होगा, 35 रीइंपोज होगा? अफजल गुरु पे क्या करोगे आप? जितने भी ऐसे लाइन, एलओसी ट्रेड विद पाकिस्तान, हुर्रियत से बात करना, जमात इस्लामी से बात करना, जो इस सरकार ने नहीं करना, तो वो सब आप वापस शुरू करेंगे, क्या होगा? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है फारूकी साहब. इज इट नॉट अफेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ? नहीं सर, देखिए 370 जिस मकसद के लिए हटाया गया था वो मकसद पूरा हुआ नहीं. ये लोग सिक्योरिटी और मारपीट और टेररिज्म जितना पहले था उससे कम हुआ नहीं है. तो आप ये जो मुद्दा है 370 उठा के आप इलेक्शन में ये प्रूव करना चाहते हो कि आपने वो हटा के बड़ा अच्छा काम किया, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. और ये सिर्फ एक जुमलेबाजी हुई है उसको हटा के. आप बल्कि हमको ये लगता है कि वहाँ टेररिज्म और बढ़ा है. थोड़ी देर पहले व्यास जी बोल रहे थे कि पड़ोसी मुल्कों ने जब इस किस्म की उसमें जांच करने वाली बात है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट भी कंट्रोल करने में कासिर है. अगर पड़ोसी मुल्क हो या जो लोग भी इस किस्म की हरकत तो रीइंपोज करेंगे फारूकी साहब? आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रीइंपोज करो. स्टोन पेल्टर्स को जो नौकरी नहीं मिलते थे, स्टोन पेल्टिंग कम हो गया था, कि स्टोन पेल्टर्स को नौकरी दे दो, जो जेल में गए इसी काम के लिए उनको बाहर निकालो. तो ये क्या अफजल गुरु के तो जुडिशियल प्रोसेस थे सर. ये जो भी काम होगा वो कानून के तहत होगा, कोई बादशाहियत की तरह नहीं होगा. कोई अगर उसके अंदर कानूनी तौर पे वो बचा हुआ है तो वो बच जाएगा. लेकिन अगर वो फारूकी साहब, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, बिकॉज बीएन कुमार साहब हैज टू गो फॉर हिज गणपति विसर्जन के लिए उनको जाना है. तो वन लास्ट कमेंट फ्रॉम यू बीएन के. महाराष्ट्र की चुनाव को लेकर के आपका खुद का क्या विश्लेषण है? क्या लाड़की बहना स्कीम
जिसकी वजह से वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग लोग बहुत प्रोत्साहित हैं, बहुत उत्साहित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला जो है, महिला वोट बहुत टर्न हुआ है साहब, और अगर कांग्रेस इसको हल्के में लेती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आप बताएं BNK साहब प्लीज बिफोर यू गो। As far as opposition is concerned, Congress is not alone. It is Congress. There is Uddhav Thackeray, and there is also Major Sharad Pawar, sir. Chanakya. Major Chanakya Sharad Pawar is there. So Ladki Bahin is one thing. There are other things like unemployment. Baki, male unemployment. ये जो पैसे जो है सर महिलाओं के नफे जा रही है, that is one aspect. Let's not get into that. But the main political issue that is going to be, as far as Mumbai is concerned, there will be Dharavi, resettlement of development of Dharavi. And as far as Maharashtra is concerned, the Shivaji statue collapse. That's going to play major role in the at least in Konkan and Mumbai area, because not only Maharashtrians but everybody living in Maharashtra, people outside India also, they respect Shivaji a lot. The way they, even Nitin Gadkari also commented on that, saying अगर स्टील की बनी, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती तो इस तरह की रश होके नहीं गिरती थी. These all issues will play up definitely. अच्छा, सबसे पहली बात, इलेक्शंस कब हो गई? They have to declare elections first, ना? Maharashtra assembly elections are due. Municipal corporation elections in Mumbai, Navi Mumbai, Thane, other corporations are due. So when they will declare elections, and they are also waiting because of that only they have introduced these kind of schemes, obviously to win over the voters. It definitely have some kind of a role. But as you discussed right in the beginning, there are internal. Who is winning? Who is winning? Yes. Good question. I wish I knew the answer. That's the only question. But That is the only question. Who's winning? Is MBA winning or is the NDA winning? That's it. That's what I want to know. India, as things stand, India can have an edge if they play India their Alliance cards well. I want your answer on the very crucial question of Article 370 and 35A. Afzal Guru hanging, which Farooq and Abdullah and Omar Abdullah says, it need not have been hanged and all those kind of things. Now, this is something fundamental question where the constitution is concerned. What is going to make a conflict of ideologies here when National Conference and Rahul Gandhi Congress is concerned? How do you see this ending up? Because ये पूरे constitutional stake, एक देश, दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान, क्या हम लोग फिर वही पर आएंगे? बीएन कुमार जी? नहीं, ये सब rhetoric है, एक संविधान, एक राष्ट्र वगैरह वगैरह. But Farooq Abdullah in fact himself had said some time ago that the people of Jammu Kashmir accept scrapping of 370. I have no objection. Obviously, I have no objection. These elections will decide. So whether people have accepted it or not. Number one. But if the people don't accept, whether they accept or not, it's a done deal. It's not coming back. So what will Farooq Abdullah का जो उन्होंने जो total ये rhetoric है. People are playing to their audiences. It's only rhetoric. एक 15-20 दिन जाने दीजिए और कुछ मुद्दे आएंगे. ये सिर्फ rhetoric है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है. और जहां तक अफजल गुरु का सवाल है, सर, जहां तक अफजल गुरु का सवाल है, अफजल गुरु was hanged by a Congress government. अफजल गुरु की फांसी जो है वो कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई थी. There is a conflict because आप दोनों अलायंस में हो और आपने एक ने फांसी दिया और दूसरा कह रहा है कि ये फांसी देना गलत है. तो हाउ डू यू सी दैट बीएन कुमार जी? बिकॉज ये बहुत आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट है. वो I think that should be limited to only the political leadership level. As far as Aam Aadmi in Jammu and Kashmir concerned, he is not bothered about that. If you look at it, if you do a survey, you'll come to know the Aam Aadmi of Jammu Kashmir is as much worried as Aam Aadmi in Mumbai, Nagpur and Thane. उसकी बेसिक जरूरत है. आप कल परसों मैंने एक YouTube में देख रहा था, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का the way the teachers are being appointed on contract, even then teachers are not being appointed. बच्चे लोग कॉलेज जा रहे हैं और बाहर बगीचे में बैठ रहे हैं, क्लासेस नहीं चल रही है. These are the issues that people should be addressing. And Lieutenant Governor is not intervening in these kind of things. These are the major issues: education, employment. So if they don't address these issues, they'll suffer. Right? Thank you very much, BNK. Thank you very much for joining us. Om Shri Ganeshaya Namaha. Jai Ganesh. Now I want to put this question to Vyas ji. Vyas ji, आप एक वकील हो. Thank you, BNK. Bye bye. Thank you. आप एक वकील हो व्यास जी, क्या ये आइडियोलॉजी में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? क्या अब जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहा है कि संविधान खतरे में, तो आर्टिकल 370 को रीइंपोज करना क्या संविधान के फेवर में मींस क्या संविधान बचेगा? 35A वापस लेके आना, रीइंपोज करेंगे क्या संविधान?
अफजल गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, जो जुडिशियल प्रोसेस से उनका जो भी होना था हुआ। आप कह रहे कि तो हाउ, ये क्या संविधान अब खतरे में आएगा? और कौन लेके आएगा संविधान खतरे में? प्रदीप जी, आपने 3-4 प्रश्न एक साथ पूछ लिए। 370-35 है जो हमारे भारतीय संविधान के, जिसके गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त आज से 5-7 साल पहले जो एक घोषणा की सदन के अंदर, उसके बाद बहुत कुछ हो चुका। वहाँ की जनता में उसको करीब करीब एक्सेप्टेंस मिला है, और चुनाव भी अभी लोकसभा के वहाँ हुए, वहाँ के सब प्रतिनिधि चुन के आए, और वो कहीं मुझे तो हिंसा नज़र आई नहीं उसमें। और आज हम देखते हैं कि श्रीनगर के लाल चौक तक हमारा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी दल का हो, आराम से जाता है, तिरंगा फहराता है और एक भारत माता की जय जय हिंद करके चला आता है। ये सुधार तो हुआ है। अब रही बात अफजल गुरु की, जैसे बजाज साहब ने कहा किस सरकार के दौरान हुआ, किस पार्टी के सरकार में हुआ, बस सबसे बड़ी चीज, मैं चूंकि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं तो जानता हूं, भारत की न्याय व्यवस्था ने वो न्याय किया था। वो भारत की न्याय व्यवस्था ने वो व्यवस्था दी थी कि किसी जो देशद्रोही व्यक्ति है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और उस न्यायालय के माध्यम से वो सजा दी गई। वो किसी दल विशेष ने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सेना, वो नहीं, भारत की न्याय व्यवस्था ने उसको उनके कारनामे के लिए सजा दी है। नंबर 3, अब वो कुमार साहब चले गए, वो उन्होंने एक शंका जाहिर की कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ थोड़ा सा होमवर्क भी करना चाहिए कि वर्तमान महाराष्ट्र की विधानसभा जो है वो 28 नवंबर 2019 को एग्जिस्टेंस में आई। तो अब 28 नवंबर 2019 से लेकर के 5 साल का जो टेन्योर है वो 27 नवंबर 2024 तक, यानी नई विधानसभा को किसी भी तरह से 26 या 27 नवंबर 2024 के पहले एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। अब वो उसके कोई भी इलेक्शन को हम जब अनाउंस करते हैं प्रोसेस को, तो 45 दिन का समय हमारे पास चाहिए। तो अगर हम मोटे मोटे रूप से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी इलेक्शन, अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, तब भी हम विद इन टाइम जो है इलेक्शन को पूरा कर ले जाएंगे। तो थोड़ा सा किसी जिम्मेदारी के साथ हम किसी चैनल पे बैठ के बहस में कोई बात करते हैं तो गुमराह करने वाली बात न करते हुए इन हकीकतों को भी ध्यान रखना चाहिए। स्टिल वी हैव अ टाइम। और आज मैं सुन रहा था किसी चैनल पे कि 13 या 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के बारे में वो सर्वे रिव्यू लेने वाली है, और उसके बाद वंस दे टेक द रिव्यू इमीडिएटली दे अनाउंस द शेड्यूल। तो हो सकता है आने वाले 10-15 दिन के अंदर विद इन टाइम महाराष्ट्र की विधानसभा का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार जो भी व्यवस्था है उस टाइम फ्रेम के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। वो महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को आश्वस्त रहना चाहिए। आसिफ फारूकी साहब, जो प्रदीप जी ने अभी बात करी अफजल गुरु की फांसी को लेकर के, सर सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली रात को मिडनाइट को 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट बैठा है उनकी पिटीशन सुनने के लिए। और दुखद बात यह है अफजल गुरु की फैमिली के लिए, बाकी सब लोगों के लिए, और जो ह्यूमन राइट्स के लोग जो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, कि प्रेसिडेंट साहब ने भी उनकी मर्सी पिटीशन जो है वो आखिर में रिजेक्ट कर दी। तो जुडिशियली जो प्रोसेस कंडक्ट किया गया था अफजल गुरु के लिए, ही वॉज प्रोवाइडेड विद द बेस्ट लॉयर्स, तो उसके ऊपर तो कोई सवालिया निशान उठा नहीं सकता है। तो अभी उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब को ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आसिफ फारूकी साहब। नहीं सर, देखिए वो लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और कश्मीर की लोगों की वो आवाज़ जो है वो अपने तरीके से अपनी पार्टी के थ्रू वो कर रहे हैं, वो करें, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई अपना पर्सनल रोल नहीं है जी। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि एज अ कांग्रेस मैं उसके अंदर कोई भी जो कमेंट करूँ, क्योंकि कांग्रेस का पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। कांग्रेस पूरे इंडिया की पार्टी है, और ये जो दो लोग बोल रहे हैं वो उनकी सीमित खाली जम्मू एंड कश्मीर तक है, तो किस उसमें बोल रहे हैं वो वही जानते होंगे। और हो सकता है उनका एक अपना इलेक्शन का वो मामला हो और इसी वक्त बोल रहे हैं। और जो व्यास जी ने अभी भी कहा है कि जैसे 27 नवंबर तक लाइफ है इस असेंबली की,
नहीं सर, मुझको महाराष्ट्र की। मैंने हमेशा कहा है कि बीजेपी जो है हमेशा मिसट्रस्ट करती है, लोगों के ऊपर भरोसा करवाने का एक अलग तरीका होता है। जैसे ये अभी 3-4 स्टेट का उसने ऐलान किया, साथ में महाराष्ट्र का भी करती तो इनकी ऑनेस्टी जाहिर होती। ठीक है, व्यास जी ने वकील हैं, ये टेक्निकल बात कर रहे हैं, हम उनकी बात मानेंगे, लेकिन मिसट्रस्ट कहीं ना कहीं ये नज़र आता है। और व्यास जी माफ़ कीजिएगा, इसी वजह से हम लोग आपको ये क्वेश्चन लेके आए, वरना ये क्वेश्चन आता ही नहीं। लेकिन फारूकी साहब, यहाँ पर आपके लिए एक व्यक्तिगत सवाल है, कांग्रेस के लिए, यानी कांग्रेस के लिए, आपके लिए व्यक्तिगत नहीं, कांग्रेस के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर के ये सवाल आपके लिए भी व्यक्तिगत हो। आप हमारे मित्र हैं, हम चाहेंगे कि आप बहुत प्रोग्रेस करें आगे जाकर के। सर, अभी तक क्या था कि उद्धव जी जो थे वो चेहरा थे एमवीए का, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का चेहरा उद्धव ठाकरे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। अभी अभी सांगली में जब राहुल गांधी जी आए, वहाँ पे उद्धव जी नहीं गए, तो क्या दरार पड़ गई है एमवीए के अंदर से? लीजिए सर, अब अभी 10 रोज नहीं हुआ है, तीनों लोग एक स्टेज पे बैठे हुए थे, और एक बार नहीं 3 दिन में 2 बार आए इसी भाईदास हॉल में या सायन के अंदर। तो मुझे नहीं लगता है इस किस्म की कोई बात सोचना चाहिए कि ऐसी दरार पड़ गई है। बट फारूकी साहब, यू हैव बीन द ग्रेटेस्ट गेनर। ये जो एमवीए के सबसे बड़ा गेनर कांग्रेस रहा है। लोकसभा में देखा, यू परफॉर्म एक्सेलेंटली। उससे पहले भी कांग्रेस स्टार्टेड डोमिनेटिंग। पहले उद्धव जी के सबसे बड़ा कुर्सी होता था, बड़ा थ्रोन होता था हर सभा में। उसके बाद पाटोले साहब बोले वो बड़ा क्यों होना चाहिए, सबका लेवल प्लेइंग होना चाहिए, तो तीनों का कुर्सी एक साथ एक समान हो गए। उसके बाद सीएम का बात हो गया, सीएम का बात करो, वहां पर भी नाना पटोले जी ने बोला नहीं नहीं बाद में डिसाइड करेंगे। अब शरद पवार जी भी बोले नहीं बाद में डिसाइड करेंगे, इलेक्शन के बाद डिसाइड। उद्धव जी गए, राहुल गांधी से मिले, सोनिया गांधी से मिले, एक के बाद आप इंस्टेंसेस देखो। आपने उद्धव ठाकरे जी को स्टेचर को खत्म कर दिया। आपने लेवल पे पहले एकदम चढ़ा कर बोलते सीएम कैंडिडेट, अब तो बोले सीएम होगा, वो संख्या डिसाइड करेंगे। तो हाउ डू यू सी इट कि धीरे 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 आपने उनका कद को छोटा किया है फारूकी साहब, और आपने गेन किया, कांग्रेस हैज गेन। सबसे बड़ा गेनर एमवीए में कांग्रेस बना अभी। ये आपका इल्जाम है। उद्धव जी ने कभी ये बात नहीं कही। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उद्धव जी ने सामने से कहा कि मैं हर वो बात मानने के लिए तैयार हूँ जो हमारे एमवीए का सोच विचार करने के बाद आएगी। तो आप इस किस्म की बात करते हैं, ये आपकी अपनी सोच है। मैंने कहीं नहीं देखा उद्धव जी या उनकी किसी पार्टी के किसी ने भी ये कहा हो कि कांग्रेस या एनसीपी उनको दबा रही है। ये व्यास जी बोलेंगे आपको कि क्या हुआ था कि नहीं, या संजय राउत बार बार। अरे व्यास जी क्या बोलेंगे? व्यास जी को मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये हार जीत में एकनाथ शिंदे जी का पल्ला भारी हो रहा है। वो लाडली बहन और जो कुछ है वो सब एकनाथ शिंदे जी की बहनें बन गई हैं। तो व्यास जी फिक्र करें कि इनकी बहनें कहाँ हैं, उनको ढूंढे। व्यास साहब ये बताएं, व्यास जी वांट्स टू कमेंट ऑन दैट द सीएम जो आपने कट टू साइज कर दिया है उद्धव ठाकरे जी को, कुछ टिप्पणी करेंगे व्यास जी? हमने तो उद्धव जी को कट टू साइज नहीं किया है। उद्धव जी वो अपने आप से हो गए। सर आपने किया ना, आधी पार्टी तोड़ करके ले गए आप, अपने आप ही कट्टू साइज तो कर ही दिया ना। पार्टी तो बजाज साहब अधिकृत रूप से हमारे पास ही है। पार्टी तो आप ही के पास है, मानते हैं, नाम आपके पास है, चुनाव चिन्ह आपके पास है, यहाँ तक के उद्धव जी के पिताजी भी आपके साथ हैं, और तो एनसीपी का भी चुनाव चिन्ह आपके पास है साहब। और तारीख पे तारीख ही हो रहा है। अब वो न्याय व्यवस्था पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता चैनल पे बैठ के, आप जान रहे हैं। तो व्यास साहब एक चीज बताएं, बड़े सालों के बाद, मुझे तो याद भी नहीं आता है, 15 साल के बाद शायद, आई थिंक लास्ट आई सॉ इट वाज इन 93, मुझे लग रहा है 1993 के बाद के 94 के बाद, शरद पवार जी को मैंने लालबाग के राजा के दर्शन करते हुए देखा आज। सर ये चमत्कार कैसे हो गया व्यास साहब? देखिए, शरद पवार जी की भी अपनी आस्था तो है ही कि किसने, वो आज हमारे विपक्ष में है, इसका मतलब हम उनकी आस्था पे प्रश्न चिन्ह सार्वजनिक रूप से उठाएं, बात सही नहीं है। अभी आपने देखा सुप्रिया सुले जी का चुनाव जब उन्होंने शुरुआत की, तब वो अपने गांव में जाकर के, वहाँ भी कोई गणपति मंदिर है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। अपनी अपनी एक आस्था है, सबकी होती है। वो आज वो लाल बाग का दर्शन करने गए तो उसमें कोई उसको राजनीतिक एंगल से देखना या उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाना शायद हमारे लिए ठीक नहीं है।
तो आपको क्या लगता है सर, नवंबर में जब भी चुनाव होंगे, मुझे लग रहा है नवंबर में ही होंगे, अगले मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे साहब ही होंगे सर? मैंने आपसे पहले भी बजाज साहब कहा था कि ये तो निश्चित रूप से हम ये वर्तमान चुनाव जो विधानसभा का हमें होने जा रहा है नवंबर या अक्टूबर एंड में, जब भी वो हम माननीय एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में, बाकी दो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ एक संयुक्त रूप से जा रहे हैं। ये बात तो सारी हमारे तीनों दलों के शीर्षस्थ नेतृत्व ने भी घोषित कर दिया। अब रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये उसका फैसला तो आप जानते हैं प्रजातंत्र के अंदर और विशेषकर महाराष्ट्र में किस तरह से होता है। चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद सारे निर्वाचित विधायक बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे और जो नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री होगा। व्यास जी, जिस प्रकार से संजय राउत, अमित शाह जी ने हाल ही में कहा कि बॉम्बे का मुंबई बनाने में अमित शाह जी का भी बहुत बड़ा रोल था, मुंबई नाम लगने के में। तो संजय राउत अलग अलग चीज कहना, देखो पूरे उद्योग तो लेके गए, अब लालबाग का राजा भी अमित शाह गुजरात लेके जाएंगे। अब मुंबई बनाने में अमित शाह जी का क्या रोल था, किससे रोल था, कैसे रोल था, ये आगे जाके कहना कि अजित पवार जी बारामती में। मैं 4-5 इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं, ये सब संजय राउत ने कहना शुरू कर दिया है। तो कैसे देखते हो आप? आई मीन he's totally confident the way he talks. संजय राउत जी की हताशा, निराशा पूरा महाराष्ट्र जानता है और उनको कितना गंभीरता से लोग लेते हैं ये भी आप और हम दोनों जानते हैं। आपने भी मुझे प्रश्न पूछ लिया क्योंकि कोई चर्चा करनी थी, बाकी गंभीरता आप भी नहीं लेते। संजय राउत जी क्या बोलते हैं उसमें, मुंबई जब बना बॉम्बे का, तब अमित शाह जी कहीं पिक्चर में भी नहीं थे। उस समय जो मुंबई बनाने का निर्णय लिया, बजाज साहब जानते हैं, उस समय अमित शाह को कोई जानता भी नहीं था, और है ना। तो ये थोड़ा इतिहास हम लोगों को समझ लेना चाहिए। अब रही बात लालबाग के राजा को यहाँ से लालबाग से कोई गुजरात ले जाएगा, ये कोई मजाकिया और कोई नॉन सीरियस आदमी इस तरह की बात कर सकता है। उस पर अपने में कोई अपना रिएक्शन दूं, बयान दूं, तो मैं अपने आप को हल्का कर लूंगा। और राउत साहब हैं, उनको रोज सुबह 9 बजे कुछ बोलना है, चर्चा में रहना है, उनको मुबारक। तो आसिफ फारूकी साहब, आखिरी सवाल आपसे, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, डू यू सी मिस्टर राहुल गांधी बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपको लगता है? सर अभी भी कुछ शक बाकी है आपको? अरे वो परदेश चले गए, पेट में दर्द है सबको सर। कोई जुमला बोल देते हैं तो जो गलत है। आप 10 साल से उनको प्रूव करते बैठे थे, आपने सब कुछ अपना तन मन धन सब लगा दिया उनकी छवि खराब करने में, वो छवि खराब नहीं कर सके। आज वो LOP लीडर, अभी आप बता रहे थे मुझको कि उसका कैबिनेट रैंक का होता है, तो अब भी आपको लगता है कि उनके शक है प्राइम मिनिस्टर बनने में? बल्कि आज इलेक्शन हो जाए सर तो मेरे ख्याल से ये मोदी जी का जो है बैंड बाजा बज जाएगा, उनको बाहर ही रहेंगे सर। फारूकी साहब, ये कहां तक ठीक है? RSS का कभी ऐसा स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना। राहुल गांधी जी ने कहा कि महिला का जो स्थान है वो किचन में है, ये RSS आइडियोलॉजी है क्या? मैं इस आपसे भी टिप्पणी लूंगा, व्यास जी को पूछूंगा, क्या RSS का आइडियोलॉजी ऐसा है कि महिला किचन में रहेंगे? राहुल गांधी जी ने खुलेआम मंच पर US में कहा RSS आइडियोलॉजी वो है। मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, आसिफ फारूकी साहब पहले बोलो, फिर सुशील व्यास जी। बिकॉज नहीं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंडियन कल्चर को क्या बहाना लेके RSS जो करती है, वो औरतों को दबाती है सर, कि भाई औरतें अंदर रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसे बहुत से वाक़े आए हैं जिसके पीछे RSS ने इंडियन कल्चर को सामने रख के नारी को दबाया है। तो उस वजह से ये बात सामने लगती है हमको कि वो डेफिनेटली उनको घर के अंदर सबमिट करके रखना चाहते हैं सर, इसलिए ये बात। व्यास जी, आप तो संघ से भी थोड़ा बहुत नॉलेज भी है और बहुत कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट यू आर, आप संघ से थोड़ा बहुत जुड़ा भी हो सकता है। इज RSS आइडियोलॉजी प्रीचिंग दैट वुमन शुड बी इन कन्फाइंड टू किचन? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक जिम्मेदार नेता विदेश की धरती पे जाकर के इस तरह की बेबुनियाद बात करता है। और RSS की सिद्धांतों को और RSS के कार्य प्रणाली को जो आदमी जानता है, वो इस तरह की बात कभी नहीं करेगा। RSS ने हमेशा ही देश के अंदर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या नौजवान हो, उनको देश के हित में किस तरह से कार्यरत किया जाए, इसकी सोच को रखा है आगे। और पिछले साल ही
जो महिला सशक्तिकरण का जो बिल आया पार्लियामेंट के अंदर, मोदी जी जो लेके आए पिछली लोकसभा में, तो वो क्या था? अगर ये जो बात आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सम्मान के साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर ये बात थी तो फिर वो बिल मोदी जी के नेतृत्व में क्यों लाया, क्यों आया? व्यास जी, हाँ व्यास जी, हाँ जी बजाज जी, माफी। हाँ जी बजाज जी। राहुल गांधी जी आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का जनवरी 6, 2013 का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इट सेज वेरी क्लियरली, आरएसएस चीफ मोहन भागवत says women should be just housewives and husbands should be the breadwinners. This is what he said in 2013. ये इंडियन एक्सप्रेस में भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी है। ऑफ कोर्स 2022 में उन्होंने अपना वर्जन चेंज किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स देने चाहिए, लेकिन इनके मोहन भागवत जी के इसके पहले के जितने भी वक्तव्य आए हैं वो यही हैं कि अर्धांगिनी का मतलब है कि घर की देखभाल करना। व्यास जी, आपने बजाज जी मेरा प्रश्न बड़ा हल्का सा कर दिया मेरी जिम्मेदारी को, कि आपने कहा कि 2022 में उन्होंने रिट्रैक्ट कर दिया किया, तो जो कानून में और कानून में मैं जानता हूं कि अगर दो डॉक्यूमेंट है, एक पुराना एक नया है, तो जो लेटेस्ट है उसको वो प्रिवेल करता है। और 2013 में जो कहा, अगर 2022 में उन्होंने उसका पुनर्विचार करके एक नया वर्जन दे दिया, तो जो लेटेस्ट वर्जन है 2022 में मोहन भागवत जी ने कहा कि महिलाओं को और मर्दों को एक ही किस्म के हक होने चाहिए, एंड वी नीड विमेन इन द वर्क प्लेस। ये मोहन भागवत जी ने कहा, जो कहा है सो कहा है सर। अब उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं? That falsifies Rahul Gandhi's statement in Texas. However, what Rahul Gandhi has said is not wrong. Well, he has quoted a correct statement. Now it's up to him, sir. Just like all of you, जहां तक आपका सवाल है, जैसे जितने मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स बनाए गए जवाहरलाल नेहरू के वक्त, IIT बनाए गए, IIM बनाए गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाएंगी, इसरो की नींव रखी गई, वो सब आप इग्नोर करते हैं और सिर्फ चीन के साथ लड़ाई का जिक्र करते हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी भी बाकी सब इग्नोर करके वही चीज उठा रहे हैं जो उनका एडवांटेज है सर। सीधी बात है ना। So I say he being a politician is every right what suits him, जो उनको देखिए, राजनीति में तो जो हमको सूट करेगा वही हम बात करेंगे। चलिए, आपने पॉलिटिशियन तो माना उनको। हमने कभी नहीं कहा वो राजनेता नहीं। अरे सर, आपने क्या छोड़ा? नहीं, आज भी बालक बुद्धि का है बीजेपी ने, बालक बुद्धि। नहीं, फारूकी साहब, आपको अभी भी पूरा एपिसोड हमारा आज का खत्म होने आ गया। आपकी गलतफहमी दूर नहीं की, बल्कि बजाज साहब ने 3 बार आपको टिक किया कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं शिवसेना का प्रवक्ता हूं। तो व्हाट बीजेपी सेज ऑफिशियली, आई कांट रिप्लाई टू दैट। मेरी पार्टी शिवसेना ने या मेरे नेता एकनाथ शिंदे ने कोई चीज कही है राहुल जी के बारे में, यस, मैं पूरी जिम्मेदारी से उसका सामना करूंगा, उसका जवाब दूंगा। ये इसमें तो आपको फायदा हो रहा है सर। आपको मैं खुशखबरी दे दूं, राजनीति में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। ये जो बहना वाला जो स्कीम है, उसमें तो आप लोगों ने पटक दिया बीजेपी को सर। मान लिया ना आपने? हाँ बिल्कुल, बीजेपी को नहीं, विपक्ष को पटक दिया। नहीं सर, विपक्ष नहीं, ये आप लोग आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन बीजेपी पटक गई उसके अंदर से। ये कहीं इसको उनको और बढ़ाइए आप लोग। जब आप ये कह रहे हैं ना, तो आपका चेहरा बता रहा है कि कहीं कहीं हताशा निराशा आप में है। इतनी गेम चेंजिंग स्कीम आ गई कि आपने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। तो बड़े खुश हैं, आपने बीजेपी को पटक दिया सर। नहीं, वैसा सूनर और लेटर आप हमारे ही हैं सर, ये हमको मालूम है। बहुत खुशी है मुझे कि आपने हमको अपना माना। नहीं, हम सूनर और लेटर सर। फारूकी साहब, ये सिर्फ लाड़की बहना ने अन्नपूर्णा योजना, फ्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गुलाबी रिक्शा स्कीम, 10 लाख स्टूडेंट को 10,000 स्टाइपेंड, ग्रेजुएट, यानी स्कीम एक नहीं है, ये लगातार एकनाथ शिंदे जी ने 50 स्कीम निकाले ऐसे, जो एक के बाद बाहर निकल रहे। फारूकी साहब, प्रदीप जी, मैं यहाँ पे अभी एक अपनी सोच बोल के जा रहा हूँ। बोलिए सर। ये हमारे ही हैं, हम ही में से थे, और कहीं ना कहीं ये हम तक लौटेंगे सर।
क्या बात है क्योंकि सर, क्या हमारे बात है। सोच अरे हमारे व्यास जी, सोच के लोग सर वहाँ रह नहीं सकते। वो व्यास जी आपके लिए रेड कार्पेट बिछाई जा रही है, वाह, आ रहे इतना हैं आप एमबीए इतनी में। नेगेटिविटी है इन लोगों के अंदर, इतनी बीजेपी के अंदर नेगेटिविटी है कि कोई भी समझदार आदमी वहाँ थोड़ी भी पॉजिटिविटी के साथ नहीं रह पाएगा सर। व्यास जी चलते चलते वन फाइनल कमेंट फ्रॉम यू सर, फाइनल नहीं, कमेंट अबाउट महाराष्ट्र। मैं आज महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार ने जिस तरह के काम जनता के बीच में रहकर के जनता के हित में, जनता के कल्याण में किए हैं, और विशेषकर पिछले 2.5 साल में एकनाथ राव जी शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तेजी से काम हुए हैं, और ये मुख्यमंत्री जो इनसे इमीडिएट पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे वो ऑनलाइन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये मुख्यमंत्री आपको सुबह पूना दिखेगा, शाम को लातूर सर दिखेगा। वो कोविड के पीरियड की बात कर रहे हो, बेचारे ने कोविड का पीरियड देखा, उसने महाराष्ट्र वालों की जान बचाई और अपनी भी जान बचाई सर। तो उसमें आप ऑनलाइन का चीफ मिनिस्टर बोले। नहीं तो सक्रियता किसे कहते हैं आखिर? सक्रियता ये एक जनता के बीच में आप रहें, जनता की अदालत में हमेशा मौजूद रहें, जनता के सुख दुख में खड़े रहें, और वो हमको आत्मविश्वास दिलाता है। वो हमें घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। हमारा जो जनता के प्रति हमने जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है, जो हमने हमारा कर्तव्य निभाया है, वो हमें आत्मविश्वास देता है कि आने वाले चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से एक बार पुनः एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रहे हैं। राइट, कहने का मतलब ये हुआ, अगर फारूकी साहब की सुनी जाए तो प्रचंड बहुमत के साथ एकनाथ शिंदे साहब भी एमबीए में आ जाएंगे वापस, कहने का मतलब ये हुआ। राइट, वो आशा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। फारूकी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू, सेम हियर सर, ऑल द थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। So we had two very nice gentlemen Nice gentlemen. talking to Yes, each other. yes. We did not have the usual shouting match. that And we व्यास usually जी do. it makes it very clear all the time that देखो यार मैं डिबेट कर रहा हूँ, मुझे आप परेशान मत करो, मैं जब बात करूंगा और मैं आपको नहीं परेशान करूँगा। He sets the lines very clear. Now, as far as the matter of Farooq Abdullah and Omar Abdullah's statements are concerned, it is quite true that in terms of analysis of the evidence of Afzal Guru, etc., there were a lot of lawyers who were of the opinion that the gentleman who had been acquitted by the Supreme Court, who had also been sentenced to death by Justice Dhingra, if you remember, in fact, there was more evidence against him than against Afzal Guru. That's what they say. But we follow a process. The process found Afzal Guru guilty, and he was given every opportunity for appeal after appeal after appeal, and finally a clemency petition which was presented in front of the President of India, who rejected it, and that was it. Sir, Afzal Guru's role in this parliament attack was absolute and clear, because he had received training outside. He had gone to Pakistan occupied Kashmir. There was total documented proof. In fact, he came back and he surrendered. And then again he went back to terrorism after meeting some more of the agents of who were implanted at Lashkar-e-Toiba and various organizations who were creating terror in Kashmir. And the entire mobile numbers were caught, though these people who were let off were not directly connected with the parliamentary attack, but they did aid. And so death sentence for them was probably, the highest court felt that they should be let off because the direct connection to the murder was not there. But the entire operation, how they came, where they came, money was being transferred, which place in Delhi they stood and they resided, which vehicle they took, who took the vehicle, which SIM number. No, everything was very documented and the chain of evidences was there. And it was also clear the lady and those two other people who were not directly involved in the attack, they were only involved in renting, helping them and assisting them in the rentals and getting the people together. But at all times they knew that there was going to be a terror attack. They were part of the entire thing, but ultimately they were not the part where the action took place. So probably the highest court let them off. But Afzal Guru is absolutely clear. This man carried everything out there. And as you say, the judiciary went through all these things. All opportunities yes, were presented bilkul. to the lawyers of Mr. Afzal Guru, and the Supreme Court was not convinced. That's it. That's all that we can say at the moment. But my only thing is, Pradeep ji, for Dr. Farooq Abdullah and Omar Abdullah to raise the bogey of Afzal Guru right now
is I think very mischievous. इसमें मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ और है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का तो समझ सकते हैं, वो तो कुछ भी बोल देते हैं साहब, जब उठते हैं कुछ बोल देते हैं, शाम को कुछ और बोल देते हैं, फिर सुबह सुबह उठ के श्री राम की वो भजन गाना शुरू कर देते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उमर अब्दुल्ला का भी ये कहना बहुत क्लियर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, दे आर गोइंग टू टैप इनटू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट व्हिच इज स्टिल एंटी इंडिया in the valley. The sentiment, yes, they're trying to, in fact, they're trying to provoke that sentiment. That's right. And इस चीज को provoke करके they want to take the votes, which is probably against the interests of the nation. It is against the interest of the people of Kashmir as well. आज की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है प्रदीप जी कि कश्मीरी स्कूल में पढ़ाई हो रही है साहब। Exactly. स्कूल खुले हैं, पहली बार हुआ है ऐसा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे सामने रखना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू कीप दिस इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था, अभी तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे। प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 204 मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए हैं पिछले 5 साल में, उस डेट के 5 साल पहले, बाय वेरियस एंटी नेशनल एंड सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स। ये खबर जो है ये बाहर क्यों नहीं आती? इट्स ऑन रिकॉर्ड. It is not as if this is speculation. This is the government of Jammu and Kashmir making this admission on record on the floor of the House. Now, how many have been restored? How many of these temples have been restored? I don't know. Has any work been done over there? I don't know. My point is, even this matter should rightfully be taken up. ठीक है, आज की तारीख में शंकराचार्य हिल जो है, शंकराचार्य जी का जो मंदिर है, शिव मंदिर जो है, वहाँ पर शिवरात्रि अब मनाई जाती है। बहुत खीर भवानी का जो मंदिर है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से खीर भवानी का जो फेस्टिवल होता है वो भी होता है। शारदा माँ के मंदिर में भी एक एक चीज़ होती है। पंडरथान मंदिर जो है आगे जा कर के श्रीनगर के बिल्कुल आए ना, अच्छा वेरी मैजिकल वैली बाय द वे। अगर आप देखें उस मंदिर को जा कर के, वो तो ऐसा है, बिल्कुल ऐसे लगता है वो जो मैं बताना चाहता हूँ, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो एल्विश फॉरेस्ट है, जो एल्व्स का जो फॉरेस्ट है, बिल्कुल वैसा है वो। उसको भी रिस्टोर कर दिया गया, आर्मी ने रिस्टोर किया उसको, बहुत खूबसूरत है। लेकिन 204 मंदिर जो तोड़े गए, जलाए गए, उनका क्या हो रहा है उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। मेरा ये कहना है कि हर चीज़ बैलेंस करके चलिए, हर चीज़ बैलेंस करके चलिए और सच बोलिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। नाउ आई एम टोटली अगेंस्ट द राइट विंग हैंडल्स। जितने भी राइट विंग हैंडल जो हैं, जो हर चीज़ में मुसलमान हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट दे शुड बी बैंड। दैट्स माय ओपिनियन। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? हद होती है। लेकिन सच बोलिए, जहाँ जहाँ पर जिसकी गलती है उसको आप सामने लाइए। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रदीप जी, देयर आर 3 or 4 such handles who are followed by millions of people। वो कहते हैं जहाँ पर भी मुसलमान होता है वो उर्दू बोलता है। अरे तमिलनाडु में सब तमिल बोलते हैं यार, केरल में प्रदीप जी आपको पता है सब मलयालम बोलते हैं, हमारे कोंकण में हर एक कोई मराठी बोलता है। एंड आवर मुस्लिम्स ओवर हियर आर वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सर्व्ड, of their ancestors having served in Chhatrapati Shivaji Maharaj army. Now, how can you allow such a thing? That's my basic problem with these people. In fact, you are embarrassing Modi ji. Now, Modi ji को सबसे बड़ा खतरा ऐसे लोगों से है। प्रदीप जी बोलिए। No, what you said was development का लहर है। You can't just Modi, आप कुछ भी बोले, he has seen that development comes back to Kashmir, Jammu and Kashmir. The greatest example is the Muharram ka procession that is on, that goes on after, you can say 30 or 40 years which is started. None of them. 40 बरस के बाद शियाओं को परमिशन मिली and they felt it was a safe environment ताजिए निकालने के लिए श्रीनगर में से. Yes sir. Otherwise all the Sunnis, because the Sunnis are the dominating force over there, they would not allow a Muharram procession in Srinagar. So इस चीज को, और जितने ट्रेन कॉरिडोर्स है, जितने थिएटर्स खुले हैं, एजुकेशन सिस्टम्स, एम्स वगैरह वहाँ पर खोलने जो प्रपोजल है ना, काम शुरू हो गया।
Vande Bharat trains starting in, I mean, these are development that प्रदीप जी, जम्मू प्रदीप जी, वंचित था, उस चीज को आप समझिए। प्रदीप जी, पिज्जा हट वहां पर अब है, Yes. डोमिनोज वहां पर है, Exactly. स्टारबक्स वहां पर है, सर पीवीआर सिनेमा है। मैं आपको बताऊं, पिछले 40 के 45 साल में पिक्चर नहीं थी, होती थी एक भी, सारी इंडियन मूवीज वर बैंड, ऑल सिनेमा ऑल दैट क्लोज डाउन, नाउ दे हैव स्टार्टेड अगेन। नाउ दैट इज प्रोग्रेस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू से। पीओके में, पूरे पीओके में कितने स्कूल है, और जम्मू एंड कश्मीर के कोई डिस्ट्रिक्ट के स्कूल आप देखोगे उससे ज्यादा मिलेंगे आप, ये ज्यादा मिलेंगे। नो, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। एंड आज के तारीख में द स्कूल्स आर ऑन एंड दे आर वर्किंग। पीपल हैव स्लोली कम, टूरिज्म फुटफॉल्स द हाईएस्ट एवर, पीपल आर कमिंग नाउ। सर 2 करोड़ से ज्यादा, पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर गए। ना तो डेंजरस थिंग, तो वहां के लोग इस चीज को भूल गए थे, आप उसको फिर उजागर कर रहे हो। पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न, आप उस चीज को जो भूल गए थे उसको वापस रिवाइव करके वो एक पूरे वापस उस चीज को टेरर, जो मोदी जी का क्लेम है, टेरर स्पॉट्स को टूरिस्ट स्पॉट्स बना दिया, अब वो टूरिस्ट स्पॉट्स को फिर टेरर स्पॉट्स बनाना चाहते हो by reviving this kind of thoughts and reviving this particular ideology. Now this is causing harm to the nation. This is causing not only, well, let me tell you this, Pradeep ji, Article 370 is gone, it's never coming back, let's be very clear। 35A is gone, it is not coming back। आप कुछ भी कर लीजिए, उल्टे लटक जाइए, अपने सर के बल चलिए, 370 is not coming back। हिंदुस्तान में एक संविधान होगा और एक ही निशान होगा, 2 संविधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। लेट्स बी वेरी क्लियर, एक संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक निशान है यानी तिरंगा, दैट्स इट। और जस्ट फॉर विनिंग, एक विनिंग जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, इफ यू वांट टू टेक बैक कश्मीर, इफ यू वांट टू टेक जम्मू एंड कश्मीर एज अ होल बैक टू द टेरर डेज, देन व्हाट आर वी लुकिंग एट? आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस चीज को वापस रिविजिट कर रहे हो, उस चीज को वापस, थॉट्स को वापस लेके आ रहे हो, जो एक्चुअली लोगों को भूल के अगर डेवलपमेंट के, प्रगति के मार्ग पर चलना है। तो आई थिंक दीज आर वेयर रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर्स शुड ड्रॉ द लाइन कि चुनाव जीतने के लिए वी विल नॉट रिविजिट द टेरर that took place earlier. I didn't expect this, very frankly, from Dr. Farooq Abdullah. Mentioning Afzal Guru at this time is horrid, is terrible. You can't do that. Absolutely, you can't do that. If you do that, then BJP will publish its own list of all the soldiers who have died over there, who have been killed by terrorists, number one, and all the Kashmiri Pandits who have been murdered by Kashmiri Muslims. You want that kind of a divide again? I'm sure they do. I'm sure they do. I hope the BJP does not fall into that trap. And but I think it's already started. वो तो one is playing the Hindu card and one is playing the Muslim card. So which means Jammu goes to BJP and the Valley goes to the National Conference. Yes. If that happens, लेकिन अमित शाह साहब ने एक चीज बोली थी इस बार, कि इस बार मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस बार सरकार जम्मू बनाएगा। That's what he said. ऐसा उन्होंने कहा है, इस बार सरकार जो है श्रीनगर में जम्मू बनाएगा, और अगर ऐसा होता है तो देखते हैं। लेकिन my point is this is being very, very irresponsible on the part of Dr. Abdullah and his son Omar Abdullah. This is absolutely not done. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। गणपति हैं इस वक्त पूरे शहर में, हर जगह पे गणेश जी की महिमा देखने को मिलती है शहर में। Everybody forgets about everything except the traffic jams, of course. But this city has always been blessed by Ganpati. It is the city of Ganpati. And I hope that continues. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. From both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. That's the Irish bell with the engineering has been Subscribe continuously bagging. आपने subscribe करें, comment करें. Please do send in your comments. We'll try and read out as many as possible. And keep watching Nation Now. Pradeep ji and I, of course, will be back tomorrow, and we will discuss all the contemporaneous subjects that there are. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।